दोस्तों नमस्कार। देश चलाना क्या एक धंधा है? देश चलाना क्या एक बिजनेस है? देश चलाने का मतलब क्या वो बिजनेस प्रॉफिट बेस्ड है या नहीं है, इसे ही देखना है। और देश के भीतर हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर निजी उद्योगों को आगे बढ़ाना ही क्या इस धंधे का पहला पिलर है? और देश के भीतर मौजूद तमाम चीजें, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हो, चाहे इस देश के कोर सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे लोगों की न्यूनतम जरूरतों से जुड़ी हो, क्या उसकी कीमत लगाकर मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ते हुए उन तमाम स्थितियों को निजी हाथों में सौंपकर सरकार कह सकती है कि वह देश चला रही है? या फिर देश चलाते चलाते ऐसी परिस्थिति जब उभर कर आ जाए कि इस देश के व्यापारी, इस देश का कॉरपोरेट सेक्टर भी यह मानने लगे कि अगर सत्ता के करीब नहीं रहेंगे तो धंधा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देश चलाना भी अपने आप में एक बड़ा धंधा है और बड़ी मछली छोटी मछली को पनपने देती नहीं है। ध्यान दीजिए, तो किसी कॉरपोरेट या किसी कंपनी को आप वोट नहीं देते हैं और वह सरकार या गवर्नेंस की स्थिति में आती भी नहीं है। आप जिसे वोट देते हैं उसकी जिम्मेदारी है इस देश की जनता को लेकर। लेकिन अगर हर चीज का मोनेटाइजेशन होते हुए उसकी एक कीमत तय कर दी जाए और इस देश के भीतर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स को लेकर जनता तक पहुंचने की जो पूरी चेन है, जितनी इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रियों से बनता हुआ माल और निकलता हुआ माल, उस सब को लेकर एक ऐसा सिस्टम धीरे धीरे बना दिया जाए कि मैसेज यही रहे कि हर कंपनी, हर कॉरपोरेट, हर इंडस्ट्री सरकार पर निर्भर है और अगर वो सरकार के साथ नहीं खड़ी है तो फिर उसका ग्रोथ हो नहीं सकता है, यानी वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति हो सकती है? मौजूदा वक्त में क्या भारत की स्थिति यही हो चली है? क्योंकि एक के बाद एक कॉरपोरेट इस बात को अगर महसूस करने लगे हैं कि अगर वो सरकार और सत्ता के साथ नहीं खड़े होंगे, अगर वह उनकी बोली नहीं बोलेंगे, अगर वह उनकी तारीफ नहीं करेंगे और उनके अनुकूल ही अपने धंधे को नहीं ले जाएंगे, तो फिर इस देश के भीतर में वह बिजनेस कर नहीं सकते हैं। आप कहेंगे बहुत सारे बिलियनियर इस दौर में देश को छोड़कर चले गए। यकीनन उनकी तादाद पिछले बरस 8,000 से ज्यादा की है और बीते 8 वर्षों में वह 50,000 से ज्यादा बिलियनियर यकीनन इस देश में अपना समूचा धंधा समेटकर किसी दूसरे देश में चले गए, एनआरआई हो गए या वहां की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली। लेकिन भारत के भीतर जो कॉरपोरेट है, उस कॉरपोरेट के दिवालिया होने की स्थिति मोदी काल में ही क्यों तेजी से आगे बढ़ी? जो बनाया गया बैंकरप्सी कोड, उसके मातहत इस देश के लगभग 2,500 बड़ी इंडस्ट्री क्यों उसके दायरे में आई जो कल तक मुनाफे के साथ काम कर रही थी? क्या वो गलत तरीके से काम कर रहे थे? एनसीएलटी के तहत 21,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं जो इंसॉल्वेंसी की दिशा में जा नहीं पा रहे हैं और 270 दिनों से ज्यादा वो अटके पड़े हैं। इस दौर में क्या कॉरपोरेट ने वाकई ये महसूस कर लिया कि राजनीतिक सत्ता के बोल अगर नहीं बोले तो स्थिति नाजुक हो जाएगी और कल तक वही कॉरपोरेट जिस भाषा, जिस जुबान और जिन शब्दों का इस्तेमाल करता था, क्या वो बदल सकता है और एक झटके में सरकार के अनुकूल होकर लाभ मिल जाए और दूसरे क्षण सरकार का विरोध करें तो घाटे या दिवालिया होने की परिस्थिति में आपको आकर लाकर खड़ा कर दे? क्या ऐसा संभव है? हमें लगता है कि आज शुरुआत इस बात से होनी चाहिए क्योंकि इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं एनआर नारायण मूर्ति, वह पहुंचे आईआईएम गुजरात में यानी अहमदाबाद में। वहां पर उनके सामने युवा उद्यमी बैठे थे, छात्र बैठे थे और वो बात कर रहे थे कि दुनिया के भीतर बिजनेस कैसे चल रहा है और दुनिया में चीन अगर प्रोग्रेस किया है और भारत इस दौर में प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। इस बात का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि दरअसल यूपीए के दौर में, यानी जिस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध हो गई थी और मनमोहन सिंह सरकार ने फैसले लेने में देरी की। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि 2008 से 2012 तक वह एचएसबीसी बोर्ड में भी थे और एचएसबीसी बैंक बोर्ड में रहने के दौरान जब बोर्डरूम में वो बैठा करते थे तो बैठकों में चीन का जिक्र उस दौर में कम से कम 2 से 3 बार जरूर होता था और भारत का जिक्र 1 बार होता था।
लेकिन 2012 के बाद चीन का जिक्र 30 बार होने लगा और भारत का जिक्र गायब हो गया। और तो और एक कदम आगे और वो बढ़े, उन्होंने बोला कि पश्चिमी दुनिया जो है भारत की तरफ देखा करती थी, लेकिन इस दौर में यानी मौजूदा दौर में पश्चिमी देश भारत के लिए इज्जत की भावना के साथ अब देख रहे हैं, क्योंकि इस दौर में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। यही नारायण मूर्ति 2019 में बता रहे थे कि मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या कमाल का काम किया है और किस तरीके से 91 के बाद से भारत की जो मार्केट इकोनॉमी थी और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह, और यूपीए 1 के काल में जब मनमोहन सिंह की पूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म ने किस रफ्तार से भारत की इकोनॉमी को संभाला था। और खास तौर से दुनिया जब मंदी की शिकार हो गई थी तो वह अकेले दुनिया में मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने भारत को मंदी में आने भी नहीं दिया और महसूस भी नहीं होने दिया, और अमेरिका तक को कहा कि हम आपके यहां के लगभग लाखों और करोड़ों 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह बोल रहे थे। नारायण मूर्ति बदल गए। नारायण मूर्ति की कंपनी इस दौर में भारत के जो कंपनियों की फहरिस्त देखिएगा तो चौथे नंबर पर वह कंपनी के तौर पर मौजूद है। ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। हमें लगता है इससे पहले एक सवाल राहुल बजाज जी ने खड़ा किया था और बाकायदा इस बात को लेकर खड़ा किया था कि सरकार के सामने व्यापार उद्योग अपनी मुश्किलों को बताए तो कैसे बताए, क्योंकि बताते ही उसके ऊपर सरकार की गाज गिर जाती है, और अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दे तो फिर सरकारी सिस्टम उनके आड़े आकर खड़ा हो जाता है। वह खुले तौर पर बोलते थे, उन्होंने खुले तौर पर चीजों को रख दिया, लेकिन उस दौर और उससे पहले की परिस्थिति में दो सवाल कॉरपोरेट के भीतर लगातार गूंजते रहे। एक, इस देश में जब डीमोनेटाइजेशन आया, और दूसरा जीएसटी आया 2016-2017। इसने भारत की इकोनॉमी को कितना हार्म किया और किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती चली गई, उसको लेकर 6-7 पॉइंट कॉरपोरेट लगातार जिक्र कर रहा था, जो आज नहीं करता है। क्योंकि भारत में कॉरपोरेट को भी अगर अपने नेटवर्थ को बढ़ाना है, हर कोई अडानी तो हो नहीं सकते हैं कि वहां पर कमाई अडानी की जिस रूप में बढ़ती चली गई 1612 करोड़ रुपए प्रतिदिन, इस लिहाज से जिसका नेटवर्थ समूची दुनिया में अव्वल नंबर पर बढ़े, और खास तौर से तब जब दुनिया मंदी की दिशा में जा रही हो, जब कोविड के बाद परिस्थितियां नाजुक हों, पैकेज से भी स्थिति सुधर नहीं पा रही हो, कंपनियों के सामने मुश्किल हो, और वहां पर 1,500 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन की कमाई अडानी इस कंपनी की। हर कोई अडानी नहीं हो सकता है, लेकिन इस परिस्थिति में जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, जरा उनको पहले एक फहरिस्त में देखिए। अगर आप गौतम अडानी को देखते हैं तो उसके बाद अंबानीज हैं यानी रिलायंस है, इनका प्रतिदिन की आय लगभग 210 करोड़ थी। साइरस पूनावाला, शिव नडार चौथे नंबर पर, राधा कृष्ण दमानी, विनोद अडानी, एसपी हिंदुजा, लक्ष्मी मित्तल, दिलीप संघवी, उदय कोटक, यह एक अलग अलग नाम हमने लिए लोगों के जिनकी अपनी रईसी के साथ भारत सरकार के रिश्ते अच्छे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखना शुरू कीजिएगा, जो फैमिलीज का जिक्र होगा उसमें हिंदुजास फैमिली का जिक्र आएगा, दामनी फैमिली, बर्मन फैमिली, बजाज फैमिली, लोहिया फैमिली, बांगुर फैमिली, वाडिया फैमिली, गोदरेज फैमिली, यह सभी फैमिलीज का नाम आएगा। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि जो टॉप मोस्ट इस देश के भीतर में कॉरपोरेट है वह सरकार से हटकर सोच भी सकता है, या वह अपने स्वतंत्रता के तरीके से, स्वायत्त तरीके से अपने धंधे को इस देश में आगे बढ़ा भी सकता है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि राजनीतिक तौर पर अभी तक इस देश के भीतर यही सवाल उठते रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर सरकार के पक्ष में कुछ कहने लगेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करने लगेंगे तो संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया है वह बिगड़ जाएगा, यानी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आहत होगी। अब इसके पैरेलल में सवाल आता है, जैसे एक लड़ाई एयरटेल और जियो की भी देखी गई। जियो जब ग्रोथ कर रहा था तो सरकार जियो के साथ खड़ी थी, क्योंकि जियो के पहले विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी ही उनके मॉडल थे। एयरटेल किस तरीके से ग्रो कर रहा था, वोडाफोन कैसे नीचे चला गया, दुनिया की जो कंपनियां थी उनको कैसे पीछे जाना पड़ा, और एयरटेल ने अपने आप को कैसे सस्टेन किया, जियो फिर कैसे चीजों को आगे बढ़ा रहा है, बीएसएनएल को लेकर क्या सोच हुई, यह कम्युनिकेशन फील्ड की परिस्थिति है। लेकिन
ये बतलाती है कि सरकार के साथ जो खड़ा है उसको लाभालाभ कैसे मिलेगा। और अगर सरकार किसी दूसरे को कॉम्पिटिटिवनेस के तौर पर देखती है या फिर ये मानकर चलती है कि पुराने दौर में उनकी सोच कांग्रेस के साथ रही होगी, जिनकी सत्ता बहुत लंबे वक्त तक रही, तो उनकी घुसपैठ तो इन बड़ी कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट के साथ होगी। तो या तो वो बदल जाएं या फिर वो भुगतने को तैयार हो जाएं। और इन परिस्थिति के भीतर में हमारी नौकरशाही बखूबी काम करती है। हमारे यहां कॉरपोरेट को सीधा करने के लिए जो अलग अलग सेक्टर हैं, जाहिर है उसमें सीबीआई, ईडी, आईटी तो आते ही हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, किस तरीके से किसे किस रूप में आगे करना है, पीछे ले जाना है। लेकिन इन सब के बीच तमाम जगहों पर जो देश की बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन कॉरपोरेट्स के भीतर लगभग 127 नियुक्तियां ऐसी हैं जो कि बीजेपी से प्रभावित लोगों की नियुक्तियां हैं। यानी बोर्ड के भीतर भी हमारे लोगों को आप रखिए। स्थिति यहां तक आ गई। वैचारिक तौर पर तो आप हमारा गुणगान करेंगे, जैसे नारायण मूर्ति आईआईएम पहुंचे और उन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया कि इस तरीके से मौजूदा वक्त में अब भारत डेवलप हो चला है, अब भारत को इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। पहले यह सब कुछ नहीं था। और अब जो रिफॉर्म और खास तौर से मेक इन इंडिया और स्टार्टअप है, यानी ये परिस्थिति क्या वाकई इस रूप में सामने आ सकती है कि स्टार्टअप को लेकर इस दौर में स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर, और मेरे ख्याल से इसमें मेक इन इंडिया शब्द को भी जोड़ना चाहिए, इन तीनों की परिस्थितियां 2019 कोविड आने के बाद से, कोविड के पहले भी चीजें डेवलप हो नहीं पा रही थी, मौजूद जरूर थी, लेकिन उसके बाद 19, 20, 21 और अब 22 और 23 इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम आकर खड़े हैं, तो एमएसएमई के सेक्टर का क्या हाल है। क्या युवा उद्यमी जो मौजूद थे आईआईएम अहमदाबाद में और जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो नहीं जानते होंगे? क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी कि जिस रूप में स्टार्टअप्स की मुश्किल बढ़ती जा रही है और कितने स्टार्टअप्स इस दौर में इकोनॉमी की बिगड़ती हालात या सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ठप पड़ गए? क्या इसकी जानकारी नहीं होगी? होगी। लेकिन बावजूद इसके दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कॉरपोरेट को अपना ग्रोथ अगर करना है तो सरकार के साथ खड़े होना है, उसकी बड़ाई करनी है, उसकी हर आर्थिक नीतियों की बड़ाई करनी है। दूसरी परिस्थिति नाजुक है। इसलिए नाजुक है क्योंकि अगर वह कॉरपोरेट इस देश की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ रहा है और फिर भी वह उस गलत इंफ्रास्ट्रक्चर और गलत पॉलिसी के पक्ष में सरकार की वाहवाही कर रहा है, तो जो आने वाली पीढ़ी है इस फील्ड में आएगी, उसके जहन में बहुत क्लियर होगा, इस देश के भीतर में स्वतंत्र धंधे नहीं हो सकते हैं, बिजनेस सरकार के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। और आपको जानकर इस बात की हैरत होगी कि सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का चेहरा इस दौर में बड़ा तेज किया था 2016, 17, 18 में, अब तो पैसा ही देश में नहीं है, कंज्यूमर ही नहीं है, लगातार कोर सेक्टर नेगेटिव में चला गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। ये सारी परिस्थितियों के भीतर नया संकट ये है कि अब क्या नई पढ़ाई इस रूप में होगी कि आपको सरकार की पॉलिसीज के लिए ही काम करना है, और सरकार की हर पॉलिसी इस देश के लिए ही होती है क्योंकि देश ने सरकार बनाई है। तो फिर नहीं करने पर क्या वो राजद्रोह तो नहीं हो जाएगा, या बिजनेस कहीं आपका डगमगा के खत्म तो नहीं हो जाएगा? और आपको तो इस देश के भीतर में बिजनेस करना है, आप कहीं हर उस मिलीनियर की तरह तो नहीं है, 50,000 मिलीनियर बिलीनियर जो कि देश छोड़कर चले गए, इस देश से बाहर चले गए। ऐसी स्थिति में तो खुद को नहीं लाना है, इस देश में रहना है तो सत्ता की बोली आपको बोलनी आनी चाहिए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है कि भारत का वो सेक्टर जो कल तक एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गैप को कम किए हुए था, इस दौर में वो बढ़ क्यों गया? तो क्या सरकार जिस बात को कहती है, ब्यूरोक्रेट्स उसको पहले ही सूंघ लेता है कि सरकार ये चाहती है, और इसी मैसेज को लेकर वह तमाम डीलिंग्स जो इस देश के बिजनेस सर्किल है उससे वो डीलिंग इस रूप में करता है कि आपको सरकार के अनुकूल इस रूप में करना पड़ेगा। और अगर वह अपनी बात को उठाता है, जैसे राहुल बजाज जी ने उठाई अपनी बात, या गोदरेज भी एक दो बार कह चुके हैं, और हमें तो याद है कि 2009, 10, 11, 12 इस दौर में कॉरपोरेट के लोगों ने हस्ताक्षर करके मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी पर सीधे चोट की थी। 4 पत्र लिखे गए थे 2011 में, 10-11 में,
और कहा गया था मनमोहन सिंह जी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे बिजनेस को आहत कर रही है, आप इसको इस डिजाइन में काम करना शुरू कीजिए। इसमें कोई इनकार नहीं और सरकार ने उसको पॉजिटिव वे में लिया, चीजें कुछ तब्दीली की गई। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में कोई कॉरपोरेट ये लिख के दे सकता है सरकार को कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी डामाडोल है, उसे सुधारिए? जब सरकार के अपने इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम जो हुआ करते थे, जब जेटली जी उन्हें बाहर से लेकर आए थे, वह जब सरकार का साथ छोड़कर चले गए और जब उन्होंने किताब लिखी है और किताब लिखते वक्त इस बात को खुले तौर पर कहा कि सरकार एक पॉजिटिव डाटा चाहती है सिर्फ इकोनॉमिक्सों से, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक डाटा चाहती है कि ये पॉजिटिव डाटा है, इसके जरिए ही ये देश कितना ग्लैमराइज है और कितना आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आईबॉल्स की तरह कुछ शब्दों का इस्तेमाल सरकार करती है, मसलन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया, अब उस दिशा में सब कोई गुण गया, फिर यह कह दिया कि आने वाले 25 बरस में भारत एक विकसित देश हो जाएगा। तो यह आईबॉल्स के लिए है और इसके जरिए बिजनेस होते नहीं है। लेकिन हम जिस और स्थिति का, वो कॉरपोरेट के जहन में कौन से सवाल थे जो नोटबंदी और जीएसटी के बाद से उभरने शुरू हुए थे? जॉबलेस इशू भी इस देश में एक इशू था। 45 वर्षों में सबसे खराब स्थिति इस देश की थी, तो यह सवाल कॉरपोरेट के सामने भी था, सत्ता के सामने भी रहा होगा। लेकिन सत्ता हर दिन चुनाव लड़ती है, हर दिन उसे जीत चाहिए, उस जीत के लिए उसको सिर्फ पॉजिटिविटी बयानों में चाहिए, सरकार के बाकी नुमाइंदों से चाहिए और कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के जरिए भी चाहिए। और उनके लिए यह मैसेज ब्यूरोक्रेट्स देते हैं कि देखिए आपको सरकार के लिए काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा सरकार आपको यह राहत यह रियायत नहीं देगी। और इसी कड़ी में जो टैक्स माफी कॉरपोरेट की हुई, उसी प्रक्रिया की एक देन थी कि आप अब हमारे लिए काम अगर कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में लेकर जाइए। लेकिन देखिए यहां पर जो सीएमआई की रिपोर्ट आई 2021 की, उसमें उन्होंने खुले तौर पर बताया ना कि 2.5 करोड़ जॉब चले गए। वजह कोविड था और इकोनॉमिक पॉलिसी थी। लगभग 7.5 करोड़ लोग उस वक्त, आज की तारीख में ये 20 करोड़ के पार हो गए हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे इस देश में आ गए। स्थितियां इतनी नाजुक हैं। पीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट आई, जिसकी जो रिसर्च थी, वो साफ तौर पर बता रही थी कि 10 करोड़ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास की हालत जो है वह कैसी है। और उसको लेकर जब अध्ययन किया गया तो नाजुक स्थितियां जिस तरीके से मिडिल क्लास की धीरे धीरे गहराती चली जा रही, और 2014 से लॉलीपॉप दिखाया गया कि हम टैक्स माफी करेंगे, उल्टे टैक्स बढ़ाते चला जाया गया। अपने आप में मिडिल क्लास वोटर हो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा वोटर नहीं है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता को पलट दे। जो राजनीतिक सत्ता को पलट सकती है ताकत, वो कॉरपोरेट से सीधे नहीं जुड़ी हुई है, वह वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हुई है। उसके लिए जनधन योजना है ना, 5 किलो अनाज फ्री में है ना, उसके लिए इंश्योरेंस है ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया गया। यानी सरकार अपने तौर पर अपनी पॉलिसीज के तहत एक झटके में अगर ऐसी स्थिति इस देश में इकोनॉमिक तरीके से बना रही है कि प्राइवेट सेक्टर फले फूले, तो उस प्राइवेट सेक्टर के भीतर कौन फले फूले यह सरकार अगर तय करेगी और उनके मातहत काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को ही तय करना है, तो फिर वह कुछ उनसे चाहेंगे। मसलन हेल्थ सेक्टर में सरकार का इन्वेस्टमेंट 0 हो चला है। एजुकेशन के सेक्टर में सरकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अब पैसा देने की स्थिति में नहीं है। वो प्रिंसिपल और वीसी से कहती है आप खुद अपने तौर पर चलाइए अपने आप पे। यूजीसी का बजट घटते चला जा रहा है। यूजीसी का बजट देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। हम उसे बताएं उससे पहले एक चीज समझिए, लेकिन इन सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर आएंगे उसमें किसको एनओसी मिलेगा, किसको लाइसेंस मिलेगा, यह सरकार को तय करना है। और सरकार के अनुकूल, उसकी इकोनॉमी के अनुकूल सारी चीजों का जिक्र कॉरपोरेट को भी करना है, अन्यथा वो चीजें डेवलप उस कॉरपोरेट ग्रुप के लिए हो नहीं पाएगी। और दूसरी स्थिति है कि जो है भी डेवलप, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए एनसीएलटी के दरवाजे पर वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच गई जो कि कल तक फायदे में थी लेकिन झटके में नुकसान में आ गई। और फायदे वाली कंपनियों को अपने करीबियों के हाथों में एनसीएलटी के जरिए ट्रांसफर कराया गया, उनको प्रॉफिट होने लगा। और वो जो कंपनी थे क्या करते, बेच बाच के निकल गए यहां से, उन्होंने छोड़ दिया और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बस गए। और एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में भी बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहां मोटा माल है और प्रॉफिट के लिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से ज्यादा बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यह सरकार को तय करना है
कि कौन इस सेक्टर में आएगा नहीं आएगा और उसका सरकार को लेकर रुख क्या होगा। और इस रुख के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग भी होती है और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी खरीदा जाना होता है, यानी राजनीतिक तौर पर लाभ भी कैसे कंपनीज के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, ये किसी देश के भीतर में इस परिस्थितियों के साथ। क्योंकि सरकार ने जब मोनेटाइजेशन का जिक्र किया तो 6 लाख करोड़ के आंकड़े को रखा और कहा कि हम इस मिनिस्ट्री के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए 2024-25 तक बना लेंगे। वो मोनेटाइजेशन के दायरे में डिफेंस के क्षेत्र के भी थे, उसमें कम्युनिकेशन भी था, उसमें रेलवे भी था, उसमें सड़कें भी थी। तमाम मिनिस्ट्रीज ने अपने अपने तौर पर बताया ये चीजें आप मोनेटाइज कीजिए और इसको बेचिए और निकलिए और प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। प्राइवेट सेक्टर हाथ फैलाए खड़ा था, हमको मिल जाए, तो सरकार ने कहा आपको क्यों मिल जाएगा, बाकी को क्यों नहीं मिलेगा। वहां पर बिड लगने लगी, कौन सरकार के अनुकूल काम करेगा। इस परिस्थिति में भारत की इकोनॉमिक परिस्थितियां आकर चल रही है या चलने लगी है। इसीलिए नारायण मूर्ति को अब मनमोहन सिंह काल और यूपीए सरकार के दौर में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है कि आर्थिक अवरुद्धता थी, 2019 तक नहीं थी, अब है। तो ये एक अलग तरीके का ग्रोथ है। लेकिन हम यहां पर एक चीज बता दें कि भारत के भीतर में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से लाभ क्या हो सकता है। जैसे एक अशोका यूनिवर्सिटी दिल्ली के करीब सोनीपत में खुली, वहां पर फीस जो है आपको लगभग 10 से 15 लाख रुपए देने होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 से 30 हजार रुपए देने होंगे। यह दोनों का डिफरेंस है। और आप एजुकेशन को जो सब्सिडाइज रेट पे थी या गवर्नमेंट जिसमें मदद कर रही थी उसको धीरे धीरे बंद करते चले जा रहे हो। तो उस सेक्टर में जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसको मुनाफा मिलेगा। मुनाफे के लिए किसको लाएंगे यह हम तय करेंगे। यही हेल्थ सेक्टर में हो गया, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बजट जो है वो सिर्फ 9,420 करोड़ का है। अब आप सोचिए जो 9,420 करोड़ बोल रहे हैं, तो अशोका यूनिवर्सिटी सरीकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वह खर्चा कोई मायने ही नहीं रखता। और ये देश भर की जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका मिलाकर बजट है और हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र करें। ये डिफरेंस होता है देश को प्राइवेटाइज और मोनेटाइज करते हुए जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर सब कुछ निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया में। तो क्या यह एक खतरे की घंटी है? क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो डाटा निकल कर आया उसमें भी जानकारी मिली कि तकरीबन 80 से 85% जो कंपनियां थी उनके मामले अटके पड़े हैं। जो एनसीएलटी के भीतर 31 मार्च तक का डाटा जो निकल कर आया उसमें पता चला कि वहां 21,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। सिर्फ रियल इस्टेट का डाटा निकल कर आया कि 223 डेब्ट में आए हुए ऐसे रियल इस्टेट के थे जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें इस देश में बनाई और मामला सुलझा सिर्फ 9 केसेस का, बाकियों का नहीं सुलझा। यानी इकोनॉमी भी सत्ता के अनुकूल कैसे काम करे यह तो एक समझ में आया। कॉरपोरेट भी कैसे काम करे, इंडस्ट्री भी कैसे काम करे, यानी धीरे धीरे इस देश के भीतर में हर कोई सत्ता अनुकूल होकर ही सोचे और तारीफ करे, बड़ाई करे, किसी तरीके से क्रिटिकल ना हो। वो बिजनेस सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, उसके धंधे हों, जो भी हो, उसको तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा। यह एक नई तरीके की परिस्थिति है जो इससे पहले इस देश के भीतर में किसी भी प्रधानमंत्री के काल में, चाहे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर को याद कर लीजिए, उस दौर में भी इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्टों को झुकाया नहीं गया और कहा नहीं गया कि आप बाहर जाके तारीफ कीजिए कि इमरजेंसी का मतलब तो उपवास होता है, जैसे विनोबा भावे जी ने कहा था। यह कि नई परिस्थिति है। आखिर में 2 सवाल सबसे बड़े, इस देश में लोकतंत्र का मतलब क्या वाकई सरकार के लिए ही सब कुछ करना है और सरकार ही सब कुछ अपने लिए कराने के लिए ही लोकतंत्र को जीती है? और दूसरी बात, किसी देश की पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए और सबसे बड़ा कॉरपोरेट भारत सरकार हो जाए और सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या सबसे बड़े कॉरपोरेट और सबसे ज़्यादा नेटवर्थ भारत के भीतर में अगर प्रधानमंत्री का ही माना जाने लगे और सबसे बड़ा सीईओ उस दौर में इस देश के भीतर में फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाने वाला शख्स हो, और इस दौर में क्या ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो सकती है कि क्या वाकई इस देश को सिर्फ पीएमओ के जरिए ही चलाया जा रहा है और इस देश के भीतर इंडिपेंडेंस की परिस्थिति जो बिजनेस और कॉरपोरेट सेक्टर ने इससे पहले महसूस की अब वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं? और जब बड़े बड़े कॉरपोरेट जो सफल हुए, इन्फोसिस एक सफल एस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए,
लेकिन उसके भी फाउंडर अगर आईएम में जाकर छात्रों से कहें उस दौर का रिफॉर्म गलत था, इस दौर की स्थिति शानदार है, क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।